नमस्कार दोस्तों। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के जीएस पेपर सीरीज 8 में हम जानेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी भी है जो मैंने रिसर्च करके मतलब स्पेशल चुना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है कि फर्स्ट में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ये आप इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अध्यादेश सिर्फ राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1771, 73, 85, 1793। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो एक मतलब अपना जो उनका समिति था, यानी भारत के गवर्नर जनरल, वर्तमान हिसाब से समझे तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। इसका राइट आंसर होगा 1786। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। यहाँ पे जैसा स्क्रीन पर, वहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। 1858 यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उसके जस्ट बाद उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या कर रही। उसके बाद में क्या किया गया, बाद में उनको 1858 में भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तब जाकर वहाँ पे पूरा शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। उससे पहले कंपनी शासन चलाते थे। उसके बाद में आ रहा है पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1909 में पार्लियामेंट सुधार बिल, जिसके लिए बहुत सारा विरोध प्रदर्शन। इसके बारे में डीपली जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे पार्लियामेंट सुधार होने से इसमें बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता था। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी प्राचीन समय, इसको देखिए, इसका एग्जैक्ट डेट, प्राचीन अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट डेट कोई नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए लेकिन लगभग लगभग अगर कहें तो 2600 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व इसका पूरा मतलब एडी माना जाता है। इसका तिथि हड़प्पा सभ्यता का उस समय में, यानी ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध से पहले की बात है। तो उस समय जो सबसे पहला उस मतलब जो सभ्यता था, जिसका बहुत सारा कारण होता है। बहुत बार कहा जाता है कि बाढ़ आ गया, शहर का शहर पूरा, कभी भूकंप आ गया, कोई जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरा वहाँ पर समाप्त हो गया। वैसे हड़प्पा सभ्यता में घर भी बहुत सारे मिले हैं जो अभी धरती के नीचे में, मतलब मिट्टी के अंदर में है, बहुत सारे भागों में, जिसके ज़्यादातर क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से लेकर वहाँ पाकिस्तान वाला इलाका पूरे ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था। बहुत सारे अवशेष अभी भी खुदाई में मिलते रहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। उसके बाद में आ रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यानी हल से जुताई जो किया गया है, मतलब उस समय में हड़प्पा सभ्यता में खेतों में हल चलता था, इसका साक्ष्य मिला है। यानी प्राचीन समय में भी संस्कृति, सभ्यता, लोगों को कार्य करने का व्यवहार था, वह कैसे लोग थे, उस सब कार्य, उस सब के बारे में हड़प्पा सभ्यता का मिला हो। बहुत ऐसी चीज़ें जो पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ा नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया गया, बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा गया। तो कौन सा अथी था, तो यहाँ कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। हम जैसे बताया कि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जौ का, ये सब कपास, ये सब जो भी है वो सब मिलते गया। वो भी समय के, कोई पहली बार मिला है, कोई बाद में मिला है, कभी कुछ। वहाँ पे देखिए अभी के समय के अनुसार वहाँ भी हड़प्पा सभ्यता में नाला होता है, जैसे पानी की निकासी के लिए होता है ना शहर में, वहाँ पे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता ये कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई भी प्रदूषण वाला जो भी उद्योग धंधा होता था, वो शहर से बाहर होता था। कोई भी गंदगी फैलाने वाला मेन सिटी में नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में वैसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है कि मेन सिटी में, अब सब कुछ जहाँ है वहीं पे होता है। लेकिन प्राचीन समय में यानी हड़प्पा संस्कृति में इस तरह का साक्ष्य मिला है कि सर आओ। उसके बाद में चौक जो होता था एकदम चौकोर होता था, ये नहीं कि इधर से हुआ बहुत हमेशा नाला की सफाई होते रहता था। इसके बारे में बहुत सारा मतलब तथ्य है जो आप लोग को धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा।
कि कैसे आप लोग कृपया आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इससे मोटिवेट होते रहें और जानकारी लेते रहें। उसके बाद में आ रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? यहाँ कपास जो है ना, उसके उत्पादन में बहुत आगे थे वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी सबसे पहले जो खोजा गया सिटी, तो हड़प्पा को ही खोजा गया। यहाँ पे मोहनजोदड़ो नहीं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले, हड़प्पा। ये सब गुजरात वाला इलाके में पड़ता है। मतलब देखिए, अभी यहाँ पे मैं कौन सा इलाका में पड़ता है उसका नहीं कह रहा हूँ, तथ्य ये बहुत सारा ये है, लेकिन तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से स्पेशल डीपली में मैप के माध्यम से बताऊंगा, ताकि समझ में आ जाए कि हड़प्पा कहाँ था, मोहनजोदड़ो कहाँ था, सिंध कहाँ था। सिंध तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो शायद राजस्थान और उसके कुछ इलाके में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यहाँ पे पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो जम्बू द्वीप, अगर आपने महाभारत भी देखा होगा तो उसमें भी जम्बू द्वीप का बहुत बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो जम्बू द्वीप इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? यानी इंडिया शब्द का जो प्रयोग है, मान लीजिए देखिए क्या होता है, हम लोग लाइसेंस में पीछे होते हैं, हम भारतीय, ठीक है। अब बहुत ऐसा चीज़ है जो खोज किया गया है भारत में, लेकिन उसका पेटेंट ले लिया है, यानी लाइसेंस ले चुका है अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ के लोग आगे थे, वो लोग कागजी मेंटेन में आगे थे, इस वजह से वो लोग आगे रह गए, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जैसे देखिए, हम लोगों के ही नागरिक बहुत सारे देशों को खोज किए, लेकिन उन लोगों का कोई ऐसे महत्व नहीं होता है। लेकिन वो लोग कागजी प्रक्रिया, यानी यूरोपियन जो थे ना, वो कागजी प्रक्रिया पूरा करते थे, इस वजह से उन लोगों का बहुत सारा चीज़ खोज किया कोई और, लेकिन वो लोग अपना कागजी प्रक्रिया पूरा कर लेते, इस वजह से उनको लाइसेंस एंड पेटेंट उनको हो जाता है। अब सबसे पहले देखिए, इंडिया का खोज और लोग भी किया है बहुत सारे, लेकिन मतलब यूरोपीय में होता है कि उन लोगों को लाइसेंस, यानी वास्को डी गामा जो खोज किया, तो क्या का यूरोपीय का था, वहाँ पे ग्रीक भाषा चलता था उस समय, ठीक है। ग्रीक भाषा ज़्यादा फेमस था, यहाँ पे उर्दू मिस्टेक्स है। ग्रीक भाषा इसका राइट आंसर होगी। यूरोपियन थे तो समझ ही जाइए कि कौन सा ग्रीक, यानी यूनान साइड के थे, ठीक है। यूनान की सभ्यता उस समय बहुत प्रचलित या पूरा दुनिया में उसका दबदबा था। उसके बाद में हमारा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अक्षांश ये कहाँ से दिशा, जो विषुवत रेखा है ना, जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, वहीं से निर्धारित होता है। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वर्तमान में इंदिरा पॉइंट जो सबसे अंतिम बिंदु है, वो क्या हुआ है कि समुद्र में डूब चुका है, ठीक है। अब उसके बाद वाला भाग है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि यानी तमिलनाडु, जहाँ पे कन्याकुमारी है, रामेश्वरम वाला जो पुल है, वहाँ से यहाँ पे मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछा जा रहा है। यानी मुख्य भूमि से तो यह 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8.4 डिग्री, अगर वहीं कहे कि भारत की सबसे दक्षिणी सीमा का मतलब अक्षांश रेखा क्या है, तो ये होता है 6.4, लेकिन अगर सब मुख्य भूमि की कह रहे हैं तो 8.4 होगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, भी यही है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। उसके बाद मेरा भारतीय मानक समय आधारित है। यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय, तो इसके बारे में भी मैं बता दूँ, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और उसके बाद टाइम जोन की भी बारे में बात समझा दूँगा। उसके बाद में आ रहा है भारत के परमाणु समय, उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी भारत का जो समय लिया गया है किसके अनुसार, कहाँ का समय से पूरा देश का मतलब समय जोन बांटा गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर पड़ता है इलाहाबाद में, ठीक है। वहीं से इसका मानक समय निर्धारित किया गया है पूरा देश का, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना का अंतर है, ठीक है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है ना 180 डिग्री देशांतर, तो उसी से यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो बीच का पूरा रेखा को वो करता है। और जो यूरोप के मध्य यानी लंदन के सामने जो है पूरा 0 डिग्री, तो वहाँ से डिफरेंट करने में 5 घंटा 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री जो होता है ना, वहीं 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट हो जाता है। इसको गुना भाग करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों को भी ज्योग्राफी में ही बताऊँगा, स्पेशली उसमें सब कुछ बता दूँगा। आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमेशा आप लोगों को बताता रहूँगा। उसके बाद में फिर से क्वेश्चन आता है, भारत की धुर दक्षिणी भाग के विषुवत रेखा से कितनी दूर है? मतलब भारत का जो अंतिम भाग है दक्षिणी भाग से विषुवत रेखा की दूरी कितना है, ठीक है, जो अंतिम भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 867 किलोमीटर, ठीक है, अब सॉरी 876 किलोमीटर। इतना 876 किलोमीटर दूर मतलब विषुवत रेखा जो जहाँ से पृथ्वी के दोनों मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। अगर आप लोग इसके बारे में, विषुवत रेखा का जो मेन केंद्र है वो रवांडा में, ये सब देशों में बनाया गया है, जहाँ हर देश में बनाया गया है जहाँ से गुजरती है। अगर आपको इसको बारे में जानना है तो एक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, एक साइकिल बाबा नाम से एक थी है, मतलब साइकिलिस्ट है जो बताए हैं, वहाँ पे खुद जाकर दिखाया है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे आ रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो जो तट रेखा की लंबाई है ना 7516.6 किलोमीटर है, यानी समुद्र के जो थे होता, मतलब द्वीप जो है ना उस सब आगे आगे की जो तट रेखा है उस सब को लेकर 7516 किलोमीटर। और स्थलीय भाग हो गया ना, जैसे नेपाल हो गया, तो स्थलीय भी सब का हो गया 15,200, और समुद्र तटीय हो गया 7516। उसके बाद में आ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई है, जबकि पूरब से पश्चिम कहेंगे तो 2933 किलोमीटर लंबाई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे ए नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे असम साइड हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे कश्मीर हो गया, यहाँ पे मने तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहीं से पूछ रहा है इसमें से कितना दूरी है, तो 3214 हो जाता है। और यहाँ से यहाँ पे जो गुजरात से इधर मिजोरम साइड में जो जा रहा है तो ये 2933 किलोमीटर है। हल्का देखने पर नक्शा आपको पता हो जाएगा कि ऊपर से नीचे वाला भाग थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लंबा दूरी है, और जो पूरब से पश्चिम वाला भाग वो थोड़ा छोटा है। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्त कुछ समय में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। मैंने अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिन में सब पीडीएफ पूरा अपलोड कर दूंगा। अब जैसा कि इसका आंसर भी आप लोग चाहते हैं ना पीडीएफ में, मैंने वो आंसर भी दे दिया, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सब पीडीएफ के लास्ट में यहाँ पे देखिए जो आंसर है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे ही पीडीएफ अपलोड करूँगा तो वहाँ पे देख कर आप चाहें तो इसको क्या कीजिएगा, जैसे आप अपने से गेस कर लीजिएगा, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और अंत में पीडीएफ भी देखकर अपना आंसर मिला सकते हैं कि क्या आंसर होगा।